नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। 20 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी की पैट की परीक्षा है। आप सभी लोगों की तैयारी के लिए एक मॉडल टेस्ट मैं लेकर आया हूं। आज के इस टेस्ट में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। खास बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी में विगत वर्षों में इन सेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से कुछ कठिन प्रश्नों को जो है मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को हल करने के बाद अंत में कमेंट सेक्शन में जाएं और ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा, 4 तरह की बौद्ध सभा आयोजित हुई, किसके शासनकाल में हुई, किसने अध्यक्षता की, इस पे प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो कनिष्क के शासनकाल में पूछ रहा है, तो बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? कश्मीर में। पहले का सही जवाब है ऑप्शन सी, कश्मीर। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। याद रहेगा, वसुमित्र। दूसरा प्रश्न देखिए, मिलिंद पाहनो का संबंध किससे है? ये एक संस्कृत नाटक है, जैन वृतांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। क्या है मिलिंद पानु? तो यूनानी शासक मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता जो कि पाली ग्रंथ है, इसको मिलिंद पानु कहा जाता है। एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो याद रहेगा आपको। दूसरे का सी है, पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथ, मिलिंद पानु। अब यह प्रश्न देखिए 3 बार पूछा गया है, 2 बार तो आपके सामने मैंने लिखा है। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता कौन था? शून्यवाद के व्याख्याकार या शून्यवाद किसने दिया? और तीसरा प्रश्न जो आरों में पूछा गया था कि सापेक्षवाद का प्रणेता कौन था? तो तीनों का उत्तर एक है, नागसेन, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। पूछ रहा है कि शून्यवाद किसने दिया, सिंपल भाषा में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है शून्यवाद के व्याख्याकार थे नागार्जुन। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। 3 बार पूछा गया ये प्रश्न। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में प्रथम बार फूट पड़ी? हीनयान और महायान आपस में कब बने? कौन सी संगति में बने? तो चौथी संगति में इनका विभाजन हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। हीनयान और महायान, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का संबंध इनमें से किससे है? कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल, मौर्य काल। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का संबंध गुप्त काल से है। 5वें का ऑप्शन बी। एक प्रश्न पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में कि मंदिर सबसे पहले किसके शासनकाल में बनने स्टार्ट हुए? तो गुप्त काल की देन मानी जाती है मंदिरों का निर्माण। ध्यान रखना है आपको। गुप्त काल में किस देवी देवता की पूजा प्रथम स्तर पर होती थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। मौर्य काल के अभिलेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में थे, उसको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मौर्य काल के जो अभिलेख थे, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे, कुछ एक आध अभिलेख खरोष्टी लिपि में थे, उस पर भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछा गया है, जेम्स प्रिंसेप। सभी लोग सही करेंगे इस प्रश्न को। 7वां प्रश्न जरा देखिए। कई बार एग्जाम में उपाधियों के ऊपर प्रश्न बना है, जैसे कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, पर क्रमांक किसकी उपाधि थी, क्रमादित्य किसकी उपाधि थी। उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो देवानाम प्रिय, यानी कि देवों को भी जो प्रिय हो, ये उपाधि इनमें से किसकी थी? देवानाम प्रिय सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। दूसरा जो नाम याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहा जाता था विक्रमादित्य, उसकी उपाधि थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। यहां पर देवानाम प्रिय किसकी उपाधि थी? अशोक महान की।
अगला प्रश्न देखिए, अशोक के किस शिलालेख में तत्कालीन 4 राज्यों के बारे में सूचना मिलती है? दरअसल 5 राज्यों के बारे में सूचना मिलती है, चोल, पांडे, केरलपुत, सत्यपुत और एक और। तो किस शिलालेख से इसके बारे में सूचना मिलती है? दूसरे, 7वें, 13वें, प्रथम। अशोक शांत हो गया, सहिष्णु बन गया, इसके बारे में भी सूचना जो है 13वें शिलालेख से मिलती है। साथ ही साथ चोल, पांडे, केरलसुत और सत्यसुत अशोक साम्राज्य के समय, तत्कालीन समय में ये साम्राज्य भी थे, इसकी सूचना हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य का पूरा विवरण मिलता है हमें, प्रशासन का, तो इसलिए जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। और ये यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है। गुप्तचर व्यवस्था, संस्था जो है वो गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थी मौर्य काल में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सही सुमेल नहीं है? कालिदास, कौटिल्य, वात्सायन, तिरुवल्लुवर। तो कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र, बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये भी सही बात है, विष्णुगुप्त इनका नाम था, चाणक्य भी इनको कहा जाता है। अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य का पूरा प्रशासन, इसमें विवरण मिलता है। वात्सायन, कामसूत्र के सभी जो नियम है हमें कामसूत्र में मिलता है, इनके रचयिता हैं वात्सायन। और तिरुवल्लुवर, त्रिकुरल, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों सही हैं। एग्जाम में कोई एक गलत दे देगा तो ध्यान रखना है आपको। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? हंटर आयोग, हार्टेग आयोग, स्ट्रेची आयोग, इंडिगो आयोग। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? सही जवाब है स्ट्रेची आयोग। एक प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था कि उपनिवेश भारत में जो अकाल आ रहे थे उस संदर्भ में कौन सा आयोग जो है बनाया गया? तो स्ट्रेची आयोग था। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आयोग पे प्रश्न बन सकता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। ये एक सरल प्रश्न, 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे देश के? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? ये एक प्रश्न पूछा है यूपी ट्रिपल एससी में। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के सलाहकार थे। 13वें का ऑप्शन ए है। प्रश्नों को हल करते चलें और अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज के इस टेस्ट में कितने सही हुए हैं। ये एक प्रश्न मुझे मिला यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर में, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न मुझे लगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही सुमेल नहीं है। देखिए इस प्रश्न को, आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा? कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? बख्त खां दिल्ली, सही है। कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर, सही है। मनीराम दीवान असम, सही है। बेगम जीनत महल, ध्यान दीजिएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, ना कि बेगम जीनत महल। तो यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से थी और बेगम जीनत महल दिल्ली से। कौन थी ये? ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, दिल्ली से नेतृत्व कर रही थी और इनको भी रंगून भेज दिया गया था अपने पति के साथ। तो ध्यान रखिएगा, बेगम जीनत महल दिल्ली, बेगम हजरत महल लखनऊ। एक अच्छा प्रश्न। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 15वें का सही जवाब है, 15वें का सही जवाब क्या है? खान बहादुर। खान बहादुर। 25 से ऊपर प्रश्न आज सही होने ही चाहिए आप सभी लोगों के। यहां पे कुछ विद्रोह दे रखा है और उनके नेतृत्व करता, फकीर विद्रोह मजनू शाह, रामोसी भगत राम, पागलपंथी विद्रोह करम शाह, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद। पूछा गया प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी का। फकीर विद्रोह ये सही है,
पागलपंथी विद्रोह करमशाह भी सही है, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। रामोसी विद्रोह ये होगा चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह, तो यहां पे बी है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखें। आर्य समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, सर्वोदय समाज, रामकृष्ण मिशन, ऐसे प्रश्नों में वर्षकाल भी दे सकता है एग्जाम में, और इनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति आपके सिलेबस में व्यक्ति स्पेशली रूप से डाला गया है। सिलेबस को ध्यान से देखिए, उसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता आधुनिक भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती सही है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल ब्रह्म समाज होता तो राजा राम मोहन रॉय, लेकिन यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज है तो केशव चंद्र सेन सही है। सर्वोदय समाज ज्योतिबा फुले, ये गलत है, यहाँ पर विनोबा भावे आएगा। सी इसका सही जवाब है, विनोबा भावे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं की याद में इन्होंने ये मिशन चलाया था, रामकृष्ण मिशन, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नोनोतवी, नदवत उल उलेमा आंदोलन शिवली नुमाली। अहमदिया देवबंद, ये दोनों के दोनों बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देवबंद और अहमदिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, स्थापना जिन्होंने स्थापना किया, इस आंदोलन की नींव डाली, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नोनोतवी, ये दोनों ही सही हैं। प्रार्थना समाज का जो है नींव डाली थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, और दूसरे व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे। नदवत उल उलेमा आंदोलन लखनऊ शिवली नुमाली। ध्यान करिए, ये पूछे गए प्रश्न हैं, एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? राजा राममोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में बैन लगाया गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि मंगोलों का आक्रमण किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ? उत्तर क्या होगा? बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय, चंगेज खां बहुत बड़ा आक्रांता था। सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां किसके समकालीन था? इल्तुतमिश के। इसका एक शत्रु शरण लेने के लिए दिल्ली सल्तनत पर आ गया था, और उसकी एवज में चंगेज खां ने जो है दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन इल्तुतमिश ने उस शत्रु को वापस चंगेज खां को लौटा दिया, और इस वजह से दिल्ली तत्कालीन समय में बच गई। नहीं तो चंगेज खां के आक्रमण से ध्वस्त हो जाती दिल्ली। बहुत बड़ा साम्राज्य था और इल्तुतमिश के समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने 40 अमीरों का एक समूह, जिसको नाम दिया गया तुर्के चहलगामी, 2 बार पूछा गया है प्रश्न। एक बार पूछा गया था कि दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 अमीरों का समूह का गठन किया, और एक बार पूछा गया कि तुर्के चहलगामी, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तुर्के चहलगामी किसे कहा गया? 40 अमीरों का समूह। किसने बनाया था? अपने विरोधियों को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश द्वारा। ख़त्म किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा। याद रहेगा, 40 अमीरों का समूह तुर्के चहलगामी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। पूछा गया प्रश्न है, तुर्के चहलगामी भी इसे कहा जाता है, खंडित किया था बलबन ने। एक बढ़िया प्रश्न जो पूछा गया है, किस सुल्तान ने राज करने में
रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनाई थी? बलबन ने। रक्त और लौह की नीति, लोहा लेना और रक्त बहाते हुए शासन करना। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्राचार, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग। दीवाने अर्ज ये आपका जुड़ा हुआ है रक्षा विभाग से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रक्षा विभाग। रक्षा विभाग, दीवाने अर्ज। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? 3 बार पूछा गया प्रश्न है ये, 2 बार पूछा गया है। एक बार तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे करके, एक बार पूछा गया बाजार व्यवस्था किसने जो है लेकर के आया सबसे पहला शासक, और एक बार बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, यूपी में। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत आपके सिलेबस का हिस्सा है, पढ़कर जाइएगा, प्रश्न बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू उत्सव होली में भाग लिया। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्ञानी कौन था? पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहा जाता है दिल्ली के सुल्तानों में? या फिर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो व्यक्ति जो अपने प्रयासों में सबसे ज़्यादा विफल रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित लेकिन अपने प्रयोगों में सबसे ज़्यादा फेल होने वाला शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी जो सोच थी वो भविष्य की सोच थी, लेकिन तत्कालीन समय से ये बहुत आगे सोचता था, लेकिन इसकी जो योजनाएं हैं, जो इसके प्रयोग हैं वो विफल रहे। इसी वजह से इसको जो है तत्कालीन समय में पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था उस समय। और होली के उत्सव में इसने पार्टिसिपेट भी किया, और इसके लिए भी इसको जो है इस सुल्तान को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ी। उस समय के जितने भी आमीर लोग जो कहते हैं, उलेमा लोग जो होते हैं, उनके द्वारा काफ़ी कुछ सहना पड़ा। विरोध प्रदर्शन भी हुए थे उस समय। तो इसके बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक से। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था, भूदान आंदोलन को। तो पहला राज्य जहां से स्टार्ट किया गया वो था आंध्र प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गारंटी है कि आपकी परीक्षा में इन आंदोलन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इन आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा नेता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन जीरो आवर आपका जुड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा जो है चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत सभी नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन बिना नेता का आंदोलन रहा, जिसको कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देश का एक ऐसा आंदोलन था जिसको किसी भी नेता का नेतृत्व प्राप्त नहीं था, जनता ही इसमें नेतृत्व करता थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन को याद रखिएगा, बिना नेता का आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहां पर? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको कहां पर कैद किया गया था? बंबई के आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से किसका संबंध नहीं है? अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, बाल गंगाधर तिलक। किसका संबंध नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से
बाल गंगाधर तिलक का संबंध नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगस्त 1920 के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था इनका, और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ, तो ये उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा कुछ और नाम भी जो है दे सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस आंदोलन से कौन सा नेता जुड़ा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न या फिर कितने प्रश्नों के उत्तर आप सही जानते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।